हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 31 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के मिलेगा। तो हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ऑप्शन है आपके पास तंकीबार फोर्ट, बीबी का मकबरा, डेमनार केव्स या फिर चराइदेव मोइडेम्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉन बेल्जियन ग्रां प्री। बेल्जियन ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, लुइस हैमिल्टन। आपको जानना चाहिए मर्सिडीज ड्राइवर जॉर्ज रसेल, इन्होंने बेल्जियम ग्रां प्री जीता था, लेकिन इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि जो इनकी कार है उसे अंडरवेट पाया गया। तो इसलिए जो सेकंड पोजीशन पर थे लुइस हैमिल्टन, इनको प्रमोट कर दिया गया फर्स्ट प्लेस पर। तो इसलिए लुइस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियन ग्रां प्री। आपको जानना चाहिए इस तरह से जो लुइस हैमिल्टन है ये बेल्जियन ग्रां प्री को 5 बार जीत चुके हैं। अच्छा, इस सीज़न में हैमिल्टन ने ब्रिटिश जीपी भी जीता है। विच फॉर्मर आईएएस ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। किस पूर्व आईएएस अधिकारी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, के कैलाशनाथन। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 9 स्टेट से गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं, जिनमें राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। साथ ही पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नए अपॉइंट किए गए हैं। तो गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर के कैलाशनाथन ये नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे पुडुचेरी के। हरिबाबू किशन राव बागड़े ये राजस्थान के गवर्नर होंगे। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के गवर्नर होंगे। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर होंगे। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के गवर्नर होंगे। संतोष कुमार गंगवार गवर्नर ऑफ झारखंड होंगे। रेमन डेका छत्तीसगढ़ के गवर्नर होंगे। CH विजय शंकर ये मेघालय के गवर्नर होंगे। गुलाब चंद कटारिया ये पंजाब के गवर्नर होंगे। साथ ही जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये आसाम के गवर्नर होंगे और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है मणिपुर के गवर्नर का भी। आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए गवर्नर होगा। हालांकि 2 स्टेट्स के या फिर ज़्यादा स्टेट्स के सेम गवर्नर भी हो सकते हैं। आर्टिकल 155 सेज दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। गवर्नर जो होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आर्टिकल 156 कहता है जो गवर्नर होता है ही और शी शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट इज नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस विल बी 5 years। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये लोग अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट इनको कभी भी हटा सकता है या हटा सकती है, इसका ये मतलब होता है। अगर कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट के प्लेजर में नहीं होते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, उनको पार्लियामेंट द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट अपनी जो प्लेजर है वो विड्रॉ कर लें 5 साल होने से पहले ही, गवर्नर के 5 साल होने से पहले ही, तो गवर्नर को हटना पड़ता है। लेकिन ये काम प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर सकता, उसको एडवाइस मिलती है प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कि इस गवर्नर को हटाया जाना चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि गवर्नर को अपॉइंट और रिमूव दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 157 और 158 ये गवर्नर की क्वालिफिकेशन और उनकी ऑफिस कंडीशन संबंधित है। जो गवर्नर होगा भारत में उसकी एज 35 years कंप्लीट होनी चाहिए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य से होना चाहिए, मतलब MLA MLC नहीं होना चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। Which country passed a climate change bill that will impose mandatory curbs on the emissions from large फॉसिल फ्यूल हैवी इंडस्ट्रीज़। किस देश ने जलवायु परिवर्तन विधेयक पारित किया जो बड़े जीवाश्म ईंधन भारी उद्योगों से उत्सर्जन पर अनिवार्य प्रतिबंध लगाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, साउथ अफ्रीका।
आपको जानना चाहिए साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं साइरिल रामाफोसा, इन्होंने एक बिल को साइन किया है, मतलब बिल पास हो गया था, उसके बाद अभी एक्ट बन चुका है, इसको साइन कर दिया गया है। और जो भी लार्ज फॉसिल फ्यूल हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो एमिशन निकलता है उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपको बता दें जो क्लाइमेट चेंज बिल है ये ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की नेशनल असेंबली में पास हो चुका है। और साउथ अफ्रीका जो है प्राइमरीली कोल पर डिपेंड है। यदि हम प्राइमरी फ्यूल सोर्स की बात करें इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए तो यहाँ पर उत्सर्जन काफ़ी होता है और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 15 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स में से एक है। हु वॉज नेम्ड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द उत्तर प्रदेश असेंबली? उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है माता प्रसाद पांडे। आपको जानना चाहिए समाजवादी पार्टी के 7 टाइम एमएलए माता प्रसाद पांडे, इन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश असेंबली में। तो एक ब्राह्मण लीडर हैं और इतवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पांडे एसपी प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव को रिप्लेस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने एमएलए के तौर पर रिज़ाइन कर दिया करहल सीट मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि अब ये लोकसभा में इलेक्ट हो चुके हैं कन्नौज से। साथ ही समाजवादी पार्टी ने कमाल अख्तर को चीफ व्हिप अपॉइंट किया है, वहीं राकेश कुमार या RK वर्मा को डिप्टी व्हिप अपॉइंट किया है असेंबली में। हु हैज़ बिकम द 7th प्लेयर टू कंप्लीट 12,000 रन्स इन टेस्ट मैचेस? टेस्ट मैचों में 12,000 रन पूरे करने वाले 7वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जो रूट। आपको जानना चाहिए इंग्लैंड के जो रूट हैं इन्होंने एक हिस्टोरिक फीट अचीव की है वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में। ये सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने 12,000 रन्स टेस्ट मैचेस में पूरे किए हैं और ये 33 साल के हैं और केवल 7वें प्लेयर हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, 12,000 रन्स जिन्होंने टेस्ट मैचेस में बनाए हैं। और ब्रायन लारा के जो 11,953 टेस्ट रन हैं उनको इन्होंने सरपास किया है। इस तरह से 7th हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं टेस्ट हिस्ट्री में। आपको जानना चाहिए अगर हम इंग्लैंड क्रिकेटर से बात करें तो ये केवल सेकंड क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये काम किया है। इनसे पहले एलिस्टर कुक ये कार्य कर चुके हैं, उनके 12,472 रन हैं। श्रीलंका डिफीटेड विच कंट्री टू विन इट्स मेडन विमेंस 2020 एशिया कप टाइटल? श्रीलंका ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला 2020 एशिया कप खिताब जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि 2024 विमेंस 2020 एशिया कप हाल ही में आयोजित किया गया। ये विमेंस एशिया कप का 9th एडिशन रहा। इसमें 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल और थाईलैंड। आपको बता दें टूर्नामेंट श्रीलंका द्वारा होस्ट किया गया। फाइनल मैच रंगिरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में खेला गया और श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर अपना पहला एशिया कप टाइटल जीता है। अवार्ड्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच श्रीलंका की हर्षिता समरविक्रमा रही हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज श्रीलंका की शमारी अटापट्टू, मोस्ट रन्स भी इन्होंने ये बनाए हैं और मोस्ट विकेट्स इंडिया की दीप्ति शर्मा ने लिए हैं 10। जो अब तक 9 एडिशंस हुए हैं इस विमेंस 2020 एशिया कप के उनमें से भारत ने 7 जीते हुए हैं और 1 बांग्लादेश ने जीता हुआ है। DRDO's phase 2 ballistic missile defense system demonstrated the capability to defend against ballistic missiles of what range? DRDO की चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली ने किस रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव की क्षमता प्रदर्शित की? सही आंसर ऑप्शन डी है 5,000 किलोमीटर। आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इसने हाल ही में फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है सक्सेसफुली और हमारी जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई है 5,000 किलोमीटर तक की। यदि कोई हॉस्टाइल मिसाइल या फिर विदेश या फिर कोई दुश्मन की मिसाइल हमारे अगेंस्ट आती है तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और खुद को डिफेंड कर सकते हैं। इस मिसाइल को टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा के चांदीपुर में। तो देखिए एक टारगेट मिसाइल को लॉन्च किया गया LC-4 डामरा से और इसको एक तरह से जो हॉस्टाइल मिसाइल माना गया यानी कि जो कोई एनिमी मिसाइल माना गया इसको, ठीक है। एक बैलिस्टिक मिसाइल थी ये भी, इसी को डिस्ट्रॉय किया गया दूसरी मिसाइल के द्वारा। तो जैसे ही ये मिसाइल हमारी और आई, इसको जो वेपन सिस्टम रेडार्स हैं जो डिप्लॉय किए गए थे लैंड एंड सी में उनके द्वारा डिटेक्ट किया गया और AD इंटरसेप्टर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। उसी दौरान जो फेज़ 2 AD इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया। ये एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड मिसाइल है और इसने जो ये ऊपर टारगेट मिसाइल है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया।
डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो हमने जो मिसाइल का परीक्षण किया है ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है। देखिए दो तरह की मिसाइल होती हैं, एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल और एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स। एंडो पहले बात करते हैं एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल, यानी कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अपर मोस्ट रीजन में जो है अपना ऑपरेशन कर सकती हैं। और एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स क्या होती हैं, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑपरेट करती हैं, यानी कि 100 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड में। तो ये क्या थी, ये एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल थी। विच बॉलीवुड एक्टर वॉज ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय पेरिस ग्रेविन म्यूजियम? किस बॉलीवुड अभिनेता को पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है शाहरुख खान। आपको जानना चाहिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा। इस तरह से फर्स्ट इंडियन एक्टर बने हैं जिन्हें इस तरह का सम्मान मिला है। तो ये जो ग्रेविन म्यूजियम है इसने शाहरुख खान की इमेज वाले गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं। आपको बता दें ग्रेविन म्यूजियम ये ग्रैंड बॉलीवुड पेरिस में स्थित है और अपने वैक्स्ड स्टैचूज़ के लिए जाना जाता है। सेलिब्रिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ हैं यहाँ पर। इससे पहले हमने देखा था कि शाहरुख खान पैडो एला कैरियरिया ये अवार्ड भी रिसीव करेंगे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77th एडिशन में। विच मिनिस्टर रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव स्टैम्प इन ऑनर ऑफ द लेजेंडरी सिंगर मुकेश? किस मंत्रालय ने प्रसिद्ध गायक मुकेश के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लेजेंडरी सिंगर मुकेश की 100th बर्थ एनिवर्सरी पर एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया है और इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत चीफ गेस्ट रहे हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड इकोजेन अ न्यू लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड? किस कंपनी ने एक नया निम्न कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है हिंदुस्तान जिंक। आपको जानना चाहिए हिंदुस्तान जिंक जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है, इसने एक नया लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है इकोजेन। तो ये एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक होगा और आपको बता दें इसको ये रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है इस इकोजेन का ये लगभग 75% कम है ग्लोबल एवरेज से। कार्बन फुटप्रिंट्स आप समझ रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब जो ह्यूमन द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया जाता है चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खास करके CO2 का, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो यदि हम 1 टन ऑफ स्टील गैल्वेनाइज करते हैं इकोजेन से तो लगभग 400 किलोग्राम कार्बन एमिशंस यहाँ पर अवॉइड करेगा ये इकोजेन। विच कंट्री कन्फर्ड द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑन राहब अलाना? राहब अलाना को किस देश ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी फ्रांस है। आपको जानना चाहिए फ्रेंच गवर्नमेंट के बिहाफ में मिस्टर थ्रियरी माथ्रो जो कि अम्बेसडर हैं फ्रांस के इंडिया में, इन्होंने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है से सम्मानित किया है राहब अलाना को, जो कि अलकासी फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स के क्यूरेटर एंड पब्लिशर हैं। दिस ऑनर रिकॉग्नाइज अलाना's distinguished career as a curator of contemporary South Asian photography and his significant contribution to Indo-French artistic cooperation. Who launched the economic case for investment in the well-being of adolescents in India report? Economic case for investment in the well-being of adolescents in India रिपोर्ट किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। देखिए यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्वा चंदेला, इन्होंने इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंट इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है। आपको बता दें इस रिपोर्ट्स में जो भी फाइंडिंग जो भी ये रिपोर्ट बनाई गई है वो किसके बेसिस पर है? जो एडोलसेंट्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड द केस फॉर अर्जेंट इन्वेस्टमेंट, ये एक रिपोर्ट जो है या ग्लोबल फाइंडिंग्स कमीशन की गई थी हाल ही में पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ द्वारा 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में। तो इसी पर बेस ये रिपोर्ट यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने जो है लॉन्च की है। अपूर्वा चंद्रा है ना, मैं शायद चंदेला बोला, अपूर्वा चंद्रा। It highlights significant improvements in the adolescent well-being in India over recent decades, showcasing the government's extensive policies and programs aimed at promoting the health and well-being of adolescents.
व्हेन विल द न्यू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबीज टेक इफेक्ट? प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए नया त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा कब प्रभावी होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2025। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क अनाउंस किया है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होगा। और ये किसे रिप्लेस कर रहा है? जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है एसएएफ, जो कि 6 जनवरी 2020 से एक्टिव है, इसे ये रिप्लेस करेगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन तो आप जानते हैं कि कोई बैंक की कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसे अपने अंडर में रख लेता है, मतलब अंडर में तो बैंक रहती हैं पर अपने सुपरविज़न में रख लेता है ना, कुछ इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है ताकि उसकी जो स्थिति है वो और डाउन ना जाए, तो उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नया फ्रेमवर्क लाया गया है। तो इस फ्रेमवर्क में जो 25,000 रुपये की जो लिमिट थी कैपिटल एक्सपेंडिचर की किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, यदि उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रखा जाता है या फिर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में रखा जाता है, वो लिमिट हटा दी गई है। समझ रहे आप? जैसे कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, तो उसकी स्थिति सही नहीं है तो आरबीआई ने पहले क्या करता था कि 25,000 रुपये की लिमिट लगा देता था कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आप लाना चाहते हैं अपने बैंक के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसे 25,000 रुपये से ज़्यादा की खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, यदि वो पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत आगे है बैंक। तो अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब जो आरबीआई सुपरवाइजर्स हैं वो पहले देखेंगे कि बैंक द्वारा क्या क्या बैंक का क्या प्लान है, किस तरह से वो इस बुरी कंडीशन से बाहर निकल सकता है। अगर आरबीआई सुपरवाइज़र को लगता है कि बैंक को वास्तव में 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो उस पर ये लिमिटेशन नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर आरबीआई सुपरवाइज़र कन्विंस हो जाता है कि अगर ये 50,000 रुपये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लगाएगा तो इसकी स्थिति अच्छी जाएगी, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, जबकि पहले 25,000 रुपये की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। जो पीसीए फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ये उन्हीं के लिए है जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा होता है। अगर हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो इनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है? टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में होते हैं जिनमें डिपॉजिट 100 करोड़ रुपये तक का होता है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर है। फिर टियर 2 आते हैं जिनमें डिपॉजिट 100 करोड़ से ज़्यादा पर 1,000 करोड़ से कम। टियर 3 1,000 करोड़ से ज़्यादा पर 10,000 करोड़ से कम। और टियर 4 ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनमें डिपॉजिट 10,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये पीसीए फ्रेमवर्क है ये सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि टियर 2, टियर 3 और टियर 4 कैटेगरी में आते हैं उन पर अप्लाई होगा, और जो टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं वो पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे, बल्कि वो जो करंट सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है उसी में ही मॉनिटर किए जाएंगे। Swedish firm EQT AB has sold its entire 7.89% stake in which bank? स्वीडिश फर्म EQT AB ने किस बैंक में अपनी पूरी 7.89% हिस्सेदारी बेच दी है? सही आंसर ऑप्शन भी है RBL बैंक। देखिए EQT AB इसने RBL बैंक में अपना एंटायर स्टेक बेच दिया है लगभग 1,091.15 करोड़ रुपए का। और जो ये स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म है EQT AB, इसमें इसके जो है RBL बैंक में 7.89% स्टेक थे, ठीक है। तो इसने ये मॉर्गन स्टैनले के जो एशिया, सिंगापुर एंड सोसाइटी जनरल है इनको ये शेयर बेच दिए हैं। आरबीएल बैंक की बात करते हैं, एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्य कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र है, टैगलाइन है अपनों का बैंक। हु इज द असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ एक्सोप्लैनेट एप्सिलॉन इंडी एप? एक्सोप्लैनेट एप्सिलॉन इंडी एप की खोज में शामिल आईआईटी कानपुर के सहायक प्रोफेसर कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है प्रशांत पाठक। आपको जानना चाहिए एक एस्ट्रोनॉमर्स की इंटरनेशनल टीम जिसमें कि आईआईटी कानपुर के प्रशांत पाठक भी रहे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर, तो इन सब ने मिलकर एक जॉइंट एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है, ठीक है। और इस एक्सोप्लैनेट का नाम है एप्सिलॉन इंडी एप या फिर एप्स इन एप, इसको आप कह सकते हैं। ये इसको सुपर जुपिटर कहा जा रहा है क्योंकि इसका जो मास है वो जुपिटर से लगभग 6 टाइम्स ज़्यादा है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए इसे मैप किया गया है। विच कंट्री डिड इंडिया टेक ओवर द चेयर ऑफ द एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर ADPC फ्रॉम? भारत ने किस देश से एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। देखिए, भारत
जो है एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC, इसका अध्यक्ष बन गया है 2024-25 के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे यहाँ पर राजेंद्र सिंह, ये मेंबर है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो इन्होंने ये अध्यक्षता हासिल की है ADPC की, किससे? चाइना से, 2024-25 के लिए। और कहाँ पर हुआ है पूरा प्रोग्राम? बैंकॉक, थाईलैंड में। ADPC जो है एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर फोकस्ड है एशिया और पैसिफिक रीजन में। इसको भारत और 8 अदर नेबरिंग कंट्रीज द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड के द्वारा। आपको बता दें इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बैंकॉक, थाईलैंड में है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। युसरा मर्दिनी जो कि सीरियन रिफ्यूजी हैं, ये किस स्पोर्ट्स संबंधित है? आंसर है स्विमिंग। अब तो नहीं करती हैं स्विमिंग, ठीक है। और यंगेस्ट UN ह्यूमन राइट्स गुडविल एम्बेसडर हैं। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द वीक ऑफ जुलाई। हरमीत देसाई इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन विच इवेंट एट द ओलंपिक्स? टेबल टेनिस। विच कंट्री लॉन्च न्यू ग्राफेन 11 हाई रेजोल्यूशन स्पाई सैटेलाइट? चाइना। नेम द रिवर विच सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर द पेरिस ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी? आंसर इज शेन। आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें भी आपको कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल टाइगर्स डे 2024? वृक्षारोपण अभियान 2024 is the initiative by which ministry? Fusion Microfinance Limited has announced a name change to what? क्या नया नाम है इसका? Name the 2024 world's best cooperative bank as per Global Finance. When Manu Bhaker opened India's account at the Paris Olympics, it was the third consecutive time that a woman won the first medal at the games. Wrestler Sakshi Malik was the first. Who was the second? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।